वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 जब ये संसद में आया था, विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, फाइनली ये सुप्रीम कोर्ट मसला पहुंचा। आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम आदेश आ चुका है। कई हाइलाइट्स है और इसमें कई लीडर्स की टिप्पणी आई है कि ये खाली सिर्फ जीत है विपक्षी दलों की भी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की भी, और इस स्टे के माध्यम से कलेक्टर की शक्तियों पर रोक लगाई गई है, मौजूदा वक्त संपत्तियों को संदिग्ध चुनौती से बचाया गया है। और जब पहले हम लोग बात कर रहे थे तो बात ये कर रहे थे कि क्या ये सिर्फ हिंदू मुसलमान और वक्फ एक निशाना है या प्रॉपर्टी, लैंड प्रॉपर्टी निशाना है। अंतरिम आदेश आ चुका है, क्या है मामला, इस एपिसोड में समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार, कानूनविद, संपादक साहब जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जो अंतरिम आदेश है उसका विश्लेषण इस एपिसोड में होगा। पूरा वीडियो देखते रहिए, अंत तक बने रहिए। स्वागत है सर जी, नमस्कार। देखिए, अंतरिम आदेश आया है। अब इसकी या तो आगे सुनवाई होगी या बड़ी पीठ में भेजा जाएगा। इस पर अभी मामला पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आदेश अंतरिम है, फाइनल आदेश नहीं है। आज जो है वो जब फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई साहब ने कहा कि नए कानून की प्रयोग धारा के लिए प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया गया और पाया गया कि कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता। हालांकि कुछ प्रावधानों में कुछ संरक्षण की जरूरत है। पीठ ने स्पष्ट किया कि उसके निर्देश प्रथम दृष्टया और अंतरिम प्रकृति के हैं। वे याचिकाकर्ताओं या सरकार को अंतिम सुनवाई के स्तर पर कानून की संवैधानिक वैधता पर अंतिम दलीलें पेश करने से नहीं रोकेंगे। मतलब इसमें आगे सुनवाई होगी, क्योंकि अंतरिम प्रकृति के जो है ये आदेश है। गवई ने उन प्रावधानों का उल्लेख किया चीफ जस्टिस ने जिसमें अंतरिम आदेशों द्वारा हस्तक्षेप किया गया है और जिन पर रोक लगा दी गई है। अब जैसे संशोधन में कहा गया था कि अगर पिछले 5 वर्षों से मुस्लिम धर्म के अनुपालन करना अनिवार्य है, अगर ऐसा कोई नहीं है तो वो वक्फ जो है नहीं कर सकता। ये धारा 3R है, इस पर तब तक के लिए रोक लगा दी गई है जब तक राज्य सरकारें यह जांचने के लिए नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति मुसलमान है या नहीं। ऐसे किसी नियम के बिना यह प्रावधान अधिकार के मनमाने प्रयोग को बढ़ावा देगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप धारा 3C के संबंध में आया, जिसमें वक्फ संपत्तियों की स्थिति का पता लगाने के लिए निर्दिष्ट सरकारी अधिकारियों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। पीठ ने कानून की धारा 3C(2) के एक प्रावधान पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया कि किसी संपत्ति को तब तक वक्फ नहीं माना जाएगा जब तक कि किसी सरकारी अधिकारी की रिपोर्ट में यह पुष्टि न हो जाए कि कोई अतिक्रमण नहीं है। चौथा, इसमें धारा 3C(3) के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी गई है, जिसमें अधिकारी को किसी संपत्ति को सरकारी घोषित करने और उसमें राजस्व रिकॉर्ड बदलने का अधिकार प्रदान किया गया है। आदेश में धारा 3C(4) पर भी रोक लगाई गई है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि राज्य सरकार अधिकारियों के निष्कर्ष के आधार पर वक्फ बोर्ड को उसके रिकॉर्ड सही करने का निर्देश देगी। न्यायालय ने कहा कि जिलाधिकारी को अधिकारों को तय करने की अनुमति देना शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध है। कार्यपालिका को नागरिकों के अधिकार तय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस धारा का विपक्ष ने स्वागत किया है, बल्कि इसी को लेकर विपक्ष ने अटैक भी किया है और कहा है कि जो कलेक्टरों के माध्यम से मनमानी करना चाहती थी सरकार, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश से अंकुश लगा दिया। पांचवा, पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक न्यायाधिकरण द्वारा धारा 83 के तहत संपत्ति के स्वामित्व पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तथा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील नहीं हो जाती, तब तक न तो वक्फ के कब्जे और न ही उसके अभिलेखों में कोई छेड़छाड़ की जाएगी। हालांकि जांच लंबित रहने के दौरान इस तरह की संपत्तियों में किसी तीसरे पक्ष को अधिकार नहीं दिए जा सकते। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भागीदारी पर पीठ ने प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन सीमाएं तय कर दी कि अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं और अधिक से अधिक 4। मतलब पहले तो 3 ही है, कोई एक्सेप्शन केस हो तो उसमें 4 हो सकते हैं, लेकिन मतलब इससे ज्यादा जो है उसमें गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। छठवां,
मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सीईओ की नियुक्ति से संबंधित धारा 23 को रद्द नहीं करते हुए पीठ ने कहा, जहां तक संभव हो सीईओ जो बोर्ड का पदेन सचिव भी है को मुस्लिम समुदाय से नियुक्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। हालांकि उसने वक्फ के पंजीकरण को अनिवार्य करने वाले प्रावधान में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और टिप्पणी की कि यह कोई नई आवश्यकता नहीं है और यह 1995 और 2013 के पहले के कानून के तहत ये व्यवस्था मौजूद थी रजिस्ट्रेशन की। अब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया ये उनकी गलती है, उसके लिए कोर्ट जिम्मेदार नहीं। अधिनियम 7वां अधिनियम के अनुसार वक्त किसी मुसलमान द्वारा धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों जैसे मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक संस्थानों के निर्माण के लिए किया गया दान है। इसमें कहा गया कि वक्फ की एक विशिष्ट विशेषता है कि यह अविभाज्य है, अर्थात इसे बेचा नहीं जा सकता, उपहार में नहीं दिया जा सकता, विरासत में नहीं दिया सकता या किसी पर भार नहीं डाला जा सकता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को 3 प्रमुख मुद्दों पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिनमें अदालतों द्वारा वक्फ उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का विलेख द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर सूचित करने का अधिकार भी शामिल है, जो वक्फ संशोधन अधिनियम 225 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आया था। याचिकाकर्ताओं ने राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ बोर्ड के गठन का भी सवाल उठाया था और दलील दी कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुसलमानों को ही इसका संचालन करना चाहिए। तीसरा मुद्दा उस प्रावधान से जुड़ा है जिसमें कहा गया है कि किसी वक्फ संपत्ति को तब तक वक्फ नहीं माना जाएगा जब तक जिलाधिकारी यह पता लगाने के लिए जांच करते हैं कि यह संपत्ति सरकारी तो नहीं है। मतलब अतिक्रमण के नाम पर जो ध्वस्तीकरण और जो कब्जे का मामला था उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पूरी तरह समझ लीजिए कि एक प्रकार से समाप्त कर दिया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 25 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम का बचाव करते हुए 1332 पृष्ठ का प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया था और संसद द्वारा पारित संवैधानिकता की पूर्ण धारणा वाले कानून पर अदालत द्वारा किसी भी पूर्ण रोक का विरोध किया था। केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल को अधिनियम को सूचित किया था। इसके पहले 5 अप्रैल को इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुहर लगाई थी। लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमशः 3 और 4 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया। अब इस पर मुस्लिम समुदाय की ओर से अब तक जो रिएक्शन आए हैं लगभग पॉजिटिव रिएक्शन आए हैं कि जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया है और इसमें इससे वक्त में मनमानी करने के सरकार की मंशा पर पानी फिर गया। विपक्ष ने भी आरोप लगाया है कि डीएम के माध्यम से जो क्या कहते हैं वक्त पर कब्जा करने का जो कुचक्र चल रहा था अतिक्रमण बता करके डीएम के रोल को काफी सीमित कर दिया गया है। दूसरा, जिस भी वक्त का मामला ट्रिब्यूनल में है, अब ट्रिब्यूनल की एक सच्चाई जान लीजिए, एनसीएलटी जैसा महत्वपूर्ण ट्रिब्यूनल सदस्यों से पूर्ण नहीं है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो सदस्यों से पूर्ण नहीं है। उसके बारे में आए दिन आ रहा है कि जो सदस्यों को जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। इस सरकार ने सारे ट्रिब्यूनल को लगभग डिफंक बना दिया है क्योंकि उसका जो है वो आपका क्या कहते हैं कोरम ही नहीं पूरा हो रहा है, क्योंकि सदस्यों की जो है जो नए नए सदस्य रिटायर हुए हैं तो नए सदस्यों जो सदस्य पिछले रिटायर हुए हैं तो नए सदस्यों की नियुक्ति ही सरकार नहीं कर पा रही है। हमारा ख्याल से दिया लेके आरएसएस वालों को ढूंढ रही है, नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए जो है नियुक्ति में जो है लगातार विलम्ब चल रहा है। यहाँ तक कि जो आपका मीसा वगैरह अरे जो आपका मीसा कह रहे हैं पीएमएलए वाला जो ट्रिब्यूनल है वो भी मनमोहन सिंह जस्टिस मनमोहन सिंह के रिटायर होने के बाद हमारे ख्याल से अभी तक पूर्णता से कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें भी तमाम जो है कमियां हैं। लगभग सभी ट्रिब्यूनल की यही हालत है। ऐसे में जब तक ट्रिब्यूनल से फैसला नहीं आ जाएगा तब तक जो है वो आपका क्या कहते हैं वक्फ की जमीनों पर सरकार अपनी मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकती। इसलिए ये बहुत बड़ा डायरेक्शन है और सरकार को ये मजबूर करने वाला डायरेक्शन है कि आप जल्दी से जल्दी ट्रिब्यूनल्स के मेंबर को पूरा करके ट्रिब्यूनल को बनाइए, क्योंकि वो भी न्याय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक अगर पहिया रहेगा तो पूरी तरह पूर्ण न्याय नहीं हो सकेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले से जो है नाथ दिया है, इससे जो है काफी जो है क्या कहते हैं इसमें फर्क पड़ने वाला है। जी मेन ट्रिब्यूनल का मसला है मेन।
नहीं, ट्रिब्यूनल तो एक मसला है कि जो आप लगातार कह रहे थे ना कि ये जमीन जो है वक्फ की नहीं है, अतिक्रमण करके कब्जा की गई है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो मामला ट्रिब्यूनल में है। तो ट्रिब्यूनल से जब तक डिसाइड ना हो तब तक कलेक्टर साहब अपने मन से ही फैसला नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस अंतरिम आदेश में कहा। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना ये, कि अगर ट्रिब्यूनल से जब तक मामला क्लियर नहीं होता है तो हाँ, कलेक्टर तब की तक आप मनमानी। अतिक्रमण के नाम पर, अतिक्रमण करके कब्जा किए के नाम पर आप उसको बेदखल नहीं कर सकते। हम्म, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। चलिए सर, दूसरा बहुत बहुत रजिस्ट्रेशन शुक्रिया। का जो और प्रावधान है, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है, वो रजिस्ट्रेशन के प्रावधान में उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया है। उनका कहना है कि ये पहले से प्रावधानों में मौजूद है, पहले के 1995 से ही मौजूद है, 2013 से मौजूद है, इसलिए इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर आपने नहीं कराया तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये इससे कोर्ट से मतलब नहीं। तो दूसरा मामला ये भी है। तो काफी हद तक जो हम्म। है अंतरिम आदेश से जो है वो क्या कहते हैं, सरकार की मनमानियों पर अंकुश सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार की मनमानी पे अंकुश तो लग ही रहा है, कई फैसलों में हमने देखा है। और बेसिकली वक्फ बोर्ड का जो मामला था वो जमीन का मसला था। सरकार परोक्ष रूप से, जैसे किसानों का जो 3 बिल आया था वो किसानों के पक्ष में दिखाया जा रहा था, लेकिन वो था किसानों से जमीन लेकर कॉर्पोरेट को सौंपना। और यही मंशा इस कानून में भी परोक्ष रूप से थी। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम। थैंक यू सर।